हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेज। ध्यानम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे और आप सब की रक्षा करे। जी हाँ दोस्तों, आज ये क्रैश कोर्स का चौथा सीरीज होने जा रहा है। जिन बच्चों ने हमारा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखा है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आज ये आपदा प्रबंधन का चौथा सीरीज होने जा रहा है। इन आपदा प्रबंधन में सबसे पहला आज हम लोग जो है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में समझने जा रहे हैं। जीवन नाम जैसे ही नाम से ही क्लियर है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। यहाँ पे आपको क्लियरली मतलब जो है ये शब्दों से आप ये पता लगा सकते हैं, आकस्मिक का अर्थ जो होता है वो अचानक होता है। जब कभी मतलब हमारे सामने आपदाएं आ जाती है, देखो वैसे तो मैंने हर बार आपको ये बताया है, आपदा का नियंत्रण हम मानव के हाथों में नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी आपदा सामने आ जाए तो उस समय अपने बचाव के लिए, अपने क्षति को कम करने के लिए जो भी उपाय करते हैं वो हमारा आकस्मिक प्रबंधन के तहत आता है। तो चलिए हम इसमें समझने का कोशिश करते हैं। ये आकस्मिक प्रबंधन के तहत जो है हम किन किन आपदाओं में क्या क्या हमारे पास साधन है, क्या क्या उपाय हैं, उन बातों को हम समझने का कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है आपदा प्रबंधन को दो चरणों में लागू करने की जरूरत होती है। आपदा प्रबंधन चाहे जो भी हो उसे हम दो चरण में लागू कर सकते हैं। पहला चरण जो होता है आकस्मिक प्रबंधन जो है, और दूसरा होता है दीर्घकालीन प्रबंधन होता है। आकस्मिक प्रबंधन का ये अर्थ होता है कि आपदा के समय उसके बचाव के लिए या उससे क्षति को कम करने के लिए जो भी हम प्रबंधन करते हैं उसे आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। और दूसरा प्रबंधन हम कर सकते हैं दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब होता है परमानेंटली सॉल्यूशन करना है, परमानेंट सॉल्यूशन करना होता है, ताकि मतलब जो है हमें बार बार जो है हमें आपदा ज़्यादा हमारे जीवन को क्षति ना पहुंचा सके। तो चलिए सबसे पहला हम बात कर लेते हैं आकस्मिक प्रबंधन की। इसका उद्देश्य आपदा प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो भी आपदा प्रभावित लोग हैं, जो आपदा में फंसे हुए हैं, उससे उस आपदा से निजात दिलाना, उसे उस आपदा से छुटकारा दिलाना होता है। अलग अलग प्रकार के आपदाओं में आकस्मिक प्रबंधन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। कहा जाता है ये अलग अलग जब प्रकार की आपदाएं होती है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के आकस्मिक प्रबंधन जो है कर सकते हैं। जैसे बाढ़ में जो आप बाढ़ जैसी आपदाएं होती है तो उसमें जो प्रबंधन के उपाय होते हैं वो अलग होते हैं। सुनामी में प्रबंधन के उपाय जो है अलग होते हैं। भूकंप में प्रबंधन के उपाय जो है अलग होते हैं। अगलगी वाले स्थिति में उसके उपाय अलग किए जाते हैं। तो यही अलग अलग आपदाओं में इसका अलग अलग जो है प्राथमिकता होती है। अलग अलग तरीका से हम लोग जो है उसके प्रबंधन करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपके सारे लेक्चर के नोट्स डाले हुए हैं। कृपया करके हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है सारे टॉपिक के पीडीएफ डाले हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे कहा जाता है बाढ़ में आकस्मिक प्रबंधन के क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो उस समय में हमें आकस्मिक एट रैंडम तुरंत हमें उससे बचने के लिए, उससे क्षति को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हमारे पास हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कहा जा रहा है बाढ़ जैसी संकट संकट घड़ी में पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। अब कोई आपदा आ जाती है तो हम उस समय उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है तो हमारा ये दायित्व तो नहीं होता है कि बाढ़ को हम रोके या पानी को मतलब वहां से उस गांव से निकालने का कोशिश करें। वो कभी नहीं हो सकता है। तो अभी मतलब उस समय में हमारी दिमाग, हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि वो उस समय में बाढ़ से न लड़के उससे होने वाले नुकसानों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो वही कहा जाता है पहली प्राथमिकता ये है, बाढ़ रोकना पहली प्राथमिकता नहीं है बल्कि बाढ़ों से लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस गंभीर स्थिति में लोगों लोगों को नाव पे बैठा के या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। कहा जाता है जब बाढ़ की स्थिति हो और लोग जो है मतलब पानी में फंस जाते हैं तो उस समय में नावों से लोगों को निकाल निकाल के सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सकता है। या नहीं तो
आप देखते होंगे एनडीआरएफ की टीम आती है और वहाँ पे बैलून वाले नाव होते हैं, और उस नाव में मतलब जो है एक सवार मतलब जैसे सवारी को रस्सी लगा के खींच कर जो है बाहर निकाला जाता है। तो चाहे हम नाव का सहारा ले सकते हैं या गुब्बारे वाले जो नाव होते हैं उसे मतलब जो है जो आरोप मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है उसे बैठा के रस्सी लगा के बाहर खींच कर निकाल सकते हैं। या कहा जाता है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम जब लोगों की जान माल को बचा पाएंगे, इसके बाद हम सबसे पहली प्राथमिकता मवेशियों को देंगे। मवेशियों जहां फंसे हुए हैं उस मवेशियों को निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। फिर घर में जो मतलब महंगे महंगे सामान है, जो घर के महत्वपूर्ण सामान है, उसको निकालने की प्राथमिकता होती है। इसके अलावा कहा जाता है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते ही वहां पे हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि जो पीड़ित लोग होते हैं वो उसके पास तो ना मतलब जो रहने का ठिकाना है, ना खाने का मतलब जो है भोजन है, और ना पीने की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज को वहाँ पे मुहैया कराना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ भोजन के साथ साथ हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे। छोटे छोटे बच्चे अगर हैं तो उसके लिए हम दूध की व्यवस्था करेंगे, और ताकि वो बच्चा जो है मतलब अपना भोजन कर सके। अब कहा जाता है उस समय में महामारी से बचने के लिए हम गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं, गर्म भोजन खा सकते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो जितने भी मतलब जो है समतल मैदान होते हैं, वहाँ के जितने भी कचरा होते हैं, जितने भी मतलब जो है वो सीवेज सीवेज के कचरा होते हैं, वो नाले के मतलब पानियों को, वो गड्ढे में भरे हुए गंदगी को वो अपने साथ बहा के मतलब जो है सभी दिशाओं में फैला देती है। और उस समय जो है हमारे बीमारी फैलने का, हमारे महामारी इन्फेक्शन फैलने का बहुत अधिक खतरा होता है। इसलिए उस खतरा से अगर बचना है तो उस समय में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए, गर्म भोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो वही कहा जाता है महामारी से बचने के लिए गर्म जल की हम सेवन कर सकते हैं, गर्म भोजन खा सकते हैं। पशुओं की चारा की व्यवस्था करना होता है, क्योंकि पशुओं को बचा के लाएंगे, और चूंकि जो है वो धरातल मतलब पूर्ण रूपेण से जल से मग्न हो जाती है, तो उसके पशुओं को खाने के लिए चारा डूब जाती है, तो उसके लिए भी हमें चारा की व्यवस्था करनी होती है। एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। तो आप एक बात याद रख लेना, आकस्मिक प्रबंधन में हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला आकस्मिक प्रबंधन के लिए हमको मेरा बाढ़ से अगर प्रबंधन करना है तो सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं है, बल्कि बाढ़ में फंसे लोगों को जान बचाना है। और वो जान कैसे बचाएंगे, नाव का सहारा लेंगे या गुब्बारे वाली बैलून की सहारा से हम लोगों की जान बचाएंगे। फिर मवेशियों की जान बचाएंगे, और जो घर में महत्वपूर्ण सामान मतलब रखे हुए हैं उससे बाहर निकालने की होगी। और उसके बाद जब हम लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देंगे तो उसके लिए हमें भोजन जल की व्यवस्था करनी होगी। और उस समय महामारी फैलने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए उस समय में जब भी हम भोजन देंगे तो गर्म भोजन की व्यवस्था करेंगे, गर्म पानी की व्यवस्था करेंगे, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करेंगे, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करेंगे। और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब जो उपाय हैं, ये आकस्मिक प्रबंधन के तहत आता है। आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब कहा जाता है बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जहरीले जीव ऊंचे स्थान पर खुले स्थान पर आ जाते हैं। जब बाढ़ के पानी हमारे जमीनों में समतल सतह पे समाती है तो वो बाढ़ के पानी जो है छोटे छोटे बिल में मतलब चले जाते हैं, जिसके कारण जो रेंगने वाले जीव हैं वो बिल से, या जहरीले जीव हैं वो उस स्थान छोड़कर वो सभी सभी जीव जो है सुरक्षित स्थान, ऊंचे स्थान पाने लगते हैं। तो उस समय में इन जहरीलो जीवों से जो है हम लोगों को खतरा होता है। तो कहा जाता है उनसे रक्षा करने के लिए तथा बाढ़ बाढ़ से कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति से महामारी फैलने की संभावना को रोकने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव करेंगे। अगर हम अगर हम वहाँ पे डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं, मतलब करते हैं, तो वहाँ से दो चीज़ों से हमारी रक्षा होती है। सबसे पहला, महामारी फैलने से बच जाता है। दूसरा, जो जहरीले जीव हैं, जो मतलब सांप है, बिच्छू है, वो सभी का सभी भाग के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था जो है हमारे बाढ़ प्रबंधन के लिए, आकस्मिक प्रबंधन के लिए हम लोग करते हैं। अब कहा जाता है भूकंप और सुनामी की स्थिति आ जाए तो उस समय में आकस्मिक प्रबंधन के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है जब भूकंप आ जाए, भूकंप में आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। अब ये प्रमुख 3 कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य समझते हैं, बचे हुए विस्थापित लोगों की राहत कैंप तक ले जाना। अब क्या होता है, जब भी भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, वो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को मतलब तहस नहस कर जाते हैं। और उस स्थिति में जो कोई जीवित जीव है, सबसे पहले उसे हमें निकालना होता है, उसे हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होता है। उसके बाद जो उसमें घायल हैं उसे फौरन मतलब प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, उसे तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचे। तो सबसे पहला बाढ़ और सुनामी की स्थिति में पहला प्रमुख चरण में से, पहले 3 प्रमुख चरण में से पहला चरण क्या है, पहला उपाय क्या है, बचे हुए
विस्थापित लोगों की राहत कैंप तक ले जाना। जो व्यक्ति बच चुके हैं उसे सबसे पहले हम राहत कैंप में ले जाएंगे। फिर कहा जाता है मलबे में जो दबे हुए लोग हैं उसको बाहर निकालना। जो भी व्यक्ति मलबे में दबे हुए हैं उसे बाहर निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। यदि मलबे में दबे लोग जीवित हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो मलबे के अंदर दब के मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मलबे के अंदर जो है जीवित होते हैं। कुछ दिन पहले तुर्की में आया हुआ था, और ये तुर्की के जो मतलब भूकंप थे वो इतने खतरनाक थे कि वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग जो है गिरकर, मतलब जो उसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे दबे हुए थे, और वो बच्चे दबे हुए थे, और तुर्की उस समय में असहाय महसूस कर रहा था। तब भारत ने अपने एनडीआरएफ टीम को, अपने जो सेना को वहाँ भेजा, और वहाँ जाके उन्होंने जो दबे हुए लोग थे वो उसको अच्छे तरीके से निकाल कर सुरक्षित किया। तो इसके लिए वहाँ के तुर्की के लोगों ने, मतलब जो भारत के सैनिक को, भारत के लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उस समय में वो ऐसी स्थिति थी। अब एक चीज आपको समझना होगा, तुर्की और भारत के जो रिलेशन है वो कभी अच्छे नहीं हुए हैं। वो राजनीतिक तौर पे वो रिलेशन हमारे बीच और उसके बीच जो है कभी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विपत्ति के समय में सबसे पहले वो भारत उसके सामने जाके मतलब खड़ा हुआ और उस विपत्ति से उसे निकालने में मदद किया। इसके लिए वो दिल से धन्यवाद दिया। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे मतलब भारतीय सैनिक को हीरो के तरह मतलब जो है ट्रीट करने लगे। उसके नज़रों में हमारे सैनिक हीरो बन गए। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। कहा जाता है कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी आपके मतभेद हो, लेकिन जब भी आपदा आए तो सबसे पहले आपको खड़ा होना चाहिए, ताकि वो मतलब जो है एक मिसाल दे सके कि नहीं, सबसे पहले ये इसके अंदर मानवता ने, इसने सबसे पहले मानवता को प्राथमिकता दी। तो ये सब हमारे हमारे आपके लिए भी है कि अगर किसी से दुश्मन है, अगर उसको विपत्ति आ जाती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ आए, जब भी आती है तो ये बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी अगर तकलीफ हो तो आप जो है उसके सामने खड़े हो सकते हैं, मदद दे सकते हैं उस समय में। ठीक है, तो कहा गया है अगर यदि मलबे में दबे लोग हैं, जीवित हैं, तो उसे तत्काल मलबे से बाहर निकाला जाना चाहिए, और वो व्यक्ति को तुरंत जो है प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए। अब कहा जाता है अब मलबे में दबे हैं तो बहुत सारे मतलब मलबे इतने मतलब जो ऐसे होते हैं जिसके अंदर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब तक निकालते निकालते व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उस समय में हम मतलब जो ट्रेन जो मतलब डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते की सूंघने की पावर इतनी अच्छी होती है कि वो मतलब मलबे में दबे लोगों को सूंघ पाता है और वहां से जो है लोगों को निकाला जाता है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी के ज़माना में कुत्ता से मतलब अच्छा उपचार जो है हमारे पास आज इंफ्रारेड कैमरा है, और इंफ्रारेड कैमरा की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि किस मलबे में कितने आदमी दबे हुए हैं, और उसको आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कहा जाता है प्रारंभ में कुत्ते के सूंघने के आधार पर मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है इंफ्रारेड कैमरा, ये एकदम याद रख लेना। अब जो है अभी के समय में हम लोग जो है कुत्ते को ना सूंघाकर वहाँ पे जो है हम इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इंफ्रारेड जो है कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मलबे में दबे हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो मृत अवस्था में हो या जीवित अवस्था में हो, उसका पता लगा के वहाँ से उसको निकालना हमारी प्राथमिकता होती है। तो हम भूकंप और सुनामी से बचने के दो प्रमुख कार्य को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा। आपदा में जो है मृत्यु प्राप्त लोग होते हैं या पशु होते हैं, उसको धार्मिक रीति मतलब रीतियों के अनुरूप जो है उसको अंतिम संस्कार करना हमारा सबसे पहला प्राथमिकता ये है। जो व्यक्ति मतलब जो है आपदा के समय मृत्यु को पा गए हैं, उसे उसके धर्म के अनुसार, उसके रीति रिवाज के अनुसार जो है उसका अंतिम संस्कार कराना हमारी मानवता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। लेकिन वही आकस्मिक प्रबंधन, जब आग लगी की स्थिति हो उस समय में आकस्मिक प्रबंधन के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कहा जाता है शुष्क गर्मी ऋतु। शुष्क गर्मी ऋतु का मतलब है जो गर्म ऋतु चलती है, जो गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में शुष्क होना चाहिए। शुष्क मतलब जो है उस समय जो हवाएं चलती है बहुत ही गर्म हवाएं चलती है, मतलब उसमें नमी बिल्कुल मतलब जो जीरो के बराबर होता है, उसे कहा जाता है शुष्क ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु। और उस समय जो है मतलब आग आग अगलगी सी समस्या जो सामने में आती है, और गांव के गांव जो है सुहा हो जाते हैं। अगर उस समय में अगर थोड़ी सी भी आग की चिंगारी अगर कहीं पे फैल जाती है तो उस आग के चिंगारे से मतलब जो पूरा गांव का गांव सुहा हो जाता है। और ये खासकर जो है हम उस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे मतलब जो है मतलब
आपके पक्के मकान नहीं है, जहाँ पे कच्चे मकान है, जहाँ पे लकड़ी के मकान है, और वहाँ पे ये समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। केवल गांव ही नहीं मतलब जो अगलगी से जूझता है, बड़े बड़े जंगलों जैसे अमेरिका के अमेजोन जंगल में जब भी जंगलों में आग लगती है तो कई दिनों तक मतलब जो कई महीनों तक लगी रहती है, और उस समय में वहाँ पर अगलगी के कारण जो है उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो है मर मर जाते हैं और बहुत सारा पलायन कर जाते हैं। तो बहुत प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो केवल अगलगी गांव शहरों में नहीं होता है, जंगलों में भी होता है, जिसके कारण जो है प्रकृति की बहुत बड़ी क्षति होती है। तो कहा गया है शुष्क ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में आग से गांव का गांव स्वाहा हो जाना एक आपदा का रूप है। अब ऐसी आपदा के लिए तीन बड़ी आकस्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। आग के लिए भी हम तीन बड़ी आकस्मिक प्रबंधन का हम उपाय कर सकते हैं। पहला कहा जाता है आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना। जब कभी भी अगलगी हो सबसे पहला प्राथमिकता है लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि अगर हम लोगों को बाहर निकालने में अगर थोड़ी सी भी देरी कर देंगे तो उसके पूरे बदन जल सकते हैं, और जब आदमी का शरीर जल जाता है तो उसके बचने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। सबसे पहला प्राथमिकता है लोगों को आग से बाहर निकालना। यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हुआ है तो बाहर से सीढ़ी लगाकर उसे बाहर से निकालना, या अस्थाई हेलमेट जो है या अग्निरोधक जैकेट पहनकर उसे बाहर निकालने का कार्य करना चाहिए। यहाँ क्या कहा जाता है कि जब लोग छत पे हो और उस समय में अगलगी के सिचुएशन में फंस जाए तो हमें बाहर से सीढ़ी लगा के उसे निकालना चाहिए, या बाहर से सीढ़ी निकाल लगा के निकालने का अगर रास्ता रास्ता ना हो तो हम लोग जो है हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आग रोधी जैकेट आती है उस जैकेट को पहन के उसके अंदर घुसकर जो है हम लोगों की जान को बचा सकते हैं। अब दूसरा मतलब कहा जाता है, दूसरे उपाय में कहा जाता है घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना। जब भी कोई व्यक्ति अगलगी के सिचुएशन में घायल हो जाता है इसका मतलब उसके शरीर मतलब जो है अधिकांश हिस्सा जो है जल मतलब आग के चपेट में आ जाता है, उसका बदन उसके जो बॉडी है वो जल जाते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि उन व्यक्ति को सबसे पहला हॉस्पिटल को अस्पताल को पहुंचाया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए। जब व्यक्ति के बदन झुलस जाते हैं तो उस समय में उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो उस समय में उस बेचैनी को कम करने के लिए हम बर्फ़ के मतलब जो है बर्फ़ को रखेंगे और उसके बॉडी पे बर्फ़ के मतलब जो है बर्फ़ को मतलब जो डालेंगे ताकि उसके जो जलन की स्थिति है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी या बर्फ़ डाल सकते हैं। बर्फ़ से सहलाना हो गया, बर्नॉल जैसी प्राथमिक औषधि का उपाय कर सकते हैं। बर्नॉल लगा सकते हैं, ठंडी पानी डाल सकते हैं, बर्फ से उसके पूरे शरीर को सहला सकते हैं। ये सब जो है प्राथमिक उपाय में हमारे आते हैं। तो ये दूसरा उपाय भी आपको समझ में आ गया। पहले उपाय में हम क्या करेंगे, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालेंगे। यदि लोग छत पे मतलब फंसे हुए हैं सीढ़ी लगा के निकालेंगे, या सीढ़ी लगा के निकालने का व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे हम हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो मतलब जो अग्निरोधी जैकेट पहन के हम जो उसको निकालने का काम कर सकते हैं। दूसरा दूसरा चरण में हम क्या कर सकते हैं, जो घायल व्यक्ति हैं उसको तत्काल रूप से हमें हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है, अस्पताल में पहुंचाना होता है। और यदि मतलब जो है अस्पताल नहीं पहुंचा है तो उसके शरीर पर सबसे पहला काम करेंगे ठंडा पानी उसके शरीर पर डालेंगे, उसको बर्फ से सहलाएंगे पूरे शरीर को, या नहीं तो बर्नॉल जैसी मतलब औषधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस समय उसके दर्द को कम किया जा सके। फिर जाके हम हॉस्पिटल को पहुंचाएंगे। ये काम कर सकते हैं। फिर कहा जाता है तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, आग फैलाने मतलब आग फैलाव को रोकने के लिए जिसके घर नज़दीक हैं उपलब्ध हैं वहाँ बालू मिट्टी तालाब या जल का उपयोग करेंगे। जब आग को फैलाव को रोकना है तो जो घर के हैं आसपास में ये देखेंगे बालू कहाँ पे है, बालू का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, तालाब के जल हैं वो उसको फेंकेंगे। अगर हम जब अगलगी की सिचुएशन होती है तो आपको कुछ ना मिले तो बालू मिले तो बालू को मतलब जो है उसके मतलब जहाँ आग लगा हुआ है, उस स्थान पे मतलब जो हम फेंका करेंगे ताकि वो बालू में मतलब मतलब जब भी बालू फेंका जाता है तो वो आग जो है बुझने के अधिक मतलब चांस होते हैं। बालू नहीं मिले तो मिट्टी मिले, मिट्टी से हम फेंक सकते हैं। मतलब वही काम हम तालाब या जल हो जो भी आसपास में जल के स्रोत हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। अब कहा जाता है यदि झुग्गी झोपड़ी में आग कुछ दूरी पर हो तो उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब मान लो कि कहीं पे आग लग गया, उसके थोड़ा दूर हट के झुग्गी झोपड़ी है, तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता ये है कि झुग्गी झोपड़ी को जो है वहाँ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर आप झुग्गी झोपड़ी को नहीं उखाड़ के फेंकोगे तो हो सकता है वो आग की लपेटें जो है उस झुग्गी झोपड़ी तक पहुँच जाए और फिर वो आग जो है और भयानक रूप ले सकता है। इसलिए
जहाँ पे आग लगा हुआ है उसके आसपास में जितने भी कच्चे मकान है, लकड़ी के मकान है, झुग्गी झोपड़ी है, उसे तुरंत जो है खाली कर देना चाहिए, उसे तुरंत जो है वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि अगले मकान तक जो है आग की लपेट जो है नहीं पहुँच सके। यदि आग शॉर्ट सर्किट से हुआ है, सबसे पहले बिजली की लाइन को विच्छेदित करना चाहिए। मतलब जो आग लगने का बहुत सारे कारण है, लेकिन उन कारणों में है सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट सर्किट। गर्मी के दिनों में जब शॉर्ट सर्किट लगती है तो शॉर्ट सर्किट के समय में जब जब तार होते हैं, तार से चिंगारियां निकलती है, और वो चिंगारियां ही कहीं ना कहीं किसी न किसी कच्चे मकान पे या लकड़ी वाले मकान पे, झुग्गी झोपड़ी पे जाके पड़ती है, और वहां से आग का लगना शुरू हो जाता है। तो वही बात कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगा है, सबसे पहले लाइन को हमें कट करना चाहिए, ताकि मतलब जो है, ताकि वो जो है और विनाशकारी ना बन सके। अब तीसरा कहा जाता है राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण एवं उपचार। और ये जो है राहत कर्मियों के लिए हमारे जो है, जो भी व्यक्ति उस समय में आपदा के लिए मतलब आते हैं, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उसको हमको उपकरण देना चाहिए और उससे उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। कहा जाता है किसी भी आपदा में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव या समाज के लोग ही कर सकते हैं। कोई भी आपदा हो, मतलब किसी प्रशासन या मतलब आपदा प्रबंधक के टीम को आने में समय लग जाते हैं, उस समय में ग्रामीण लोग या आसपास के लोग ही मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है आपदा के समय में, उस समय में हम बाहरी व्यक्ति या मतलब जो कोई आपदा के विशेष टीम का हम इंतजार नहीं कर सकते, हम प्रशासन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्रशासन को आते आते वक्त लगेगा, इससे पहले हम जो है आपस में गांव वाले मिलकर जो है उस आपदा में लोगों की मदद कर सकते हैं। कहा जाता है किसी भी आपदा में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव या समाज के लोग ही कर सकते हैं। अब कहा जाता है अतः प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन सीमित मतलब समिति बनाए और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण ले। अब कहा जाता है कि हम क्यों वेट करेंगे प्रशासन का, और क्यों वेट करेंगे मतलब जो है हमारे मतलब राहत राहत कर्मियों के आने का। सबसे पहला हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हर गांव में एक छोटा छोटा टीम बनाना चाहिए, जिसको समिति कह सकते हैं, और उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि अगलगी के समय में क्या करना है, बाढ़ के समय में क्या करना है, भूकंप या सुनामी के समय में क्या करना है। अगर उसको हम पहले से ही तैयार रखेंगे तो वो व्यक्ति जो है, वो जो मतलब जो है वो टीम है, वो समिति है, आपदा के समय में बेहतर काम कर सकती है और आपदा में फंसे लोगों को निकाल सकती है। तो वही कहा जाता है ऐसी समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण एवं प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराए। अब ये जो समिति बनाते हैं, उसे आपदा से निपटने के लिए जो है उसे कुछ सामान की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे सीढ़ी की आवश्यकता है, जैसे रस्सी की आवश्यकता है, जैसे मतलब बहुत सारी दवाएं हैं उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो वो सब चीज़ को उसको उसको मुहैया कराना चाहिए, और उपचार के लिए भी साधन को मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि आपदा में फंसे लोगों को वो मतलब जो है निकाल कर उसके लिए उसको निकाल कर जो है उसके प्राथमिक उपचारों की व्यवस्था करे, और उसे उस होने वाले क्षति से जो है उसे राहत दिला सके। ये सारी सारे का सारे व्यवस्था जो है हमें करनी चाहिए आपदा के समय में। ठीक है। अब कहा जाता है इस उपकरण को दो वर्गों में रख सकते हैं। जो भी उपकरण हम राहत कर्मी के लिए उपलब्ध कराएंगे उसको हम दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला हम रख सकते हैं बचाव कर्मी के लिए निजी उपकरण, जैसे हेलमेट का व्यवस्था करना, लाइफ जैकेट की व्यवस्था करना, टॉर्च की व्यवस्था करना, सीडी की व्यवस्था करना। ये सब उपकरण है जो राहत राहत कर्मियों के लिए हम लोग कर सकते हैं, या अपने गांव में पैसे को इकट्ठा करके चंदा करके जो है हम ये सब खरीद कर रखना चाहिए। क्योंकि आपदाएं कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला या कोई जात पात देख के, धर्म देख के नहीं आती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर गांव को सजग रहना चाहिए और इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये सब हम जो है व्यवस्था कर सकते हैं, हेलमेट का, लाइफ जैकेट का और टॉर्च का, सीढ़ी का, ताकि आपदा के समय में लोगों को निकालने में हमें मदद मिल सके। बचाव दल के लिए उपकरण, ये बचाव कर्मियों के लिए है। अब बचाव दल के लिए उपकरण में सीढ़ी है, रस्सी है, घिरनी है, हथौड़ा है, स्ट्रेचर जिस पर मतलब जो है पीड़ित व्यक्तियों को, जो घायल पीड़ित व्यक्ति हैं उसे मतलब लेटा के जो है मतलब जो से राहत कैंप तक जो है पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स, जिसमें जिसको हम मतलब एड एड बॉक्स कहा जाता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में जैसे डिटॉल हो गया, सेवलन हो गया, पेन किलर हो गया, कई सारे ऑइंटमेंट, क्रीम जो होते हैं उसका जो है हम मतलब जो है हम जो है उसका व्यवस्था करके हमें रखना चाहिए। ये सब जो है हमारे प्राथमिक उपचार बॉक्स जो है, स्ट्रेचर, हथौड़ा, घिरनी, रस्सी, सीढ़ी, ये सब बचाव दल के लिए उपकरण हैं जो उस समय में आपदा के समय में लोगों को
आपदा से बाहर निकालने के लिए मदद करती है। ठीक है, अब कहा जाता है प्राथमिक उपचार के सामान में हम साबुन ले सकते हैं, रुई ले सकते हैं, कीटनाशक की दवा ले सकते हैं, थर्मामीटर, कैंची, दास्ताने, ओआरएस पैकेट, एंटा एसिड, बैंडेज ले सकते हैं, मलहम ले सकते हैं, पट्टी ले सकते हैं, क्रैक बैंडेज ले सकते हैं, चिपकाने वाला टेप ले सकते हैं, बीटाडीन ले सकते हैं, सेवलन ले सकते हैं। ये सारे के सारे सामान है प्राथमिक उपचार के सामान में आते हैं, और ये एड बॉक्स में मतलब उपलब्ध होना ही चाहिए, ताकि उस समय में आपदा में जो घायल व्यक्ति हैं उसे तुरंत प्राथमिक ट्रीटमेंट जो है दिया जा सके। ये सारे का सारे व्यवस्था है। अब कहा जाता है आकस्मिक प्रबंधन के घटक क्या क्या हैं। बोला जाता है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख 3 घटक होते हैं। पहला, गांव या मोहल्ले के लोगों, दूसरा होता है स्थानीय प्रशासन, तीसरा होता है स्वयंसेवी। अब ये घटक का मतलब क्या होता है, इस बात को हम समझाते हैं। आकस्मिक प्रबंधन में हम 3 तरह के मतलब जो है 3 तरह के हम राहत सामग्री के लिए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं गांव या मोहल्ले के स्तर पे हम काम कर सकते हैं। दूसरा, स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं। तीसरा, स्वयंसेवी संस्थाएं। स्वयंसेवी संस्थाओं में एनजीओ आते हैं। क्या आते हैं? एनजीओ आते हैं। पहले भी हमने बताया था पिछले लेक्चर में। ये स्वयंसेवी संस्था का मदद ले सकते हैं, ग्रामीण मोहल्ले के लोग की मदद ले सकते हैं, और प्रशासन की मदद ले सकते हैं। ये तीनों का मदद लेके जो है हम आपदा के समय में, विपरीत समय में लोगों को आपदा से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब पहला कहा जाता है गांव मोहल्ले के लोगों का क्या इसमें योगदान है। अब ये बात हम जानते हैं, आपदा अग्रिम पंक्तियों में गांव या मोहल्ले के लोग ही होते हैं। हमने क्या कहा कि आपदा आपदा के समय में हम मतलब जो है प्रशासन के आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, राहत कर्मियों के आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। उस समय में आसपास के लोग ही उसे मदद करके उसके बचाव के काम कर सकते हैं। तो कहा जाता है सबसे पहले जो सामने होता है आपदा के समय में, वो अगल बगल के आसपास के लोग ही होते हैं। अब कहा जाता है इसके लिए युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ करना पड़ेगा। युवकों को मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा, उसे मानवता के बारे में सिखाना होगा, उसे जात पात से हटकर उसे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करना होगा। तो कहा जाता है युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ करना होगा, तकनीकी रूप से उसे प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। और इस प्रशिक्षण को देने के लिए स्वयंसेवी संस्था एनजीओ काम करती है। अब वो एनजीओ क्या करती है, बोला था गांव या मोहल्ले के लोगों को प्रशिक्षित करने में स्वयंसेवी संस्थाओं का मतलब बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसकी हमें आवश्यकता होती है। स्कूल एवं कॉलेजों में बच्चों को प्रशिक्षण देने के कार्य स्वयंसेवी संस्था कर सकती है। हमें स्कूल के लेवल पे, हमें कॉलेज के लेवल पे, हमें यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो है बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर किसी तरह की आपदाएं आए तो आप उस समय में कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे मतलब आपदा में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये सारे के सारे ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है देनी चाहिए। आपदा में लोगों की जाति, धर्म और लिंग से परे एक साथ मिलजुल कर आपदा से लड़ने के संदेश देना चाहिए। आपदा किसी जाति, धर्म या लिंग को देख के नहीं आती है। उस समय में हमें ये नहीं समझना चाहिए ये नीच जात का है, वो ऊंची जाति का है, ये उस धर्म से है, वो उस धर्म से है। ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारी बस यही भावना होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है इस आपदा से बाहर निकाल के लोगों को जान बचा सके। ये हमारे मतलब जो है विचार होनी चाहिए। ठीक है, आपको मतलब जो है 2 चीज पढ़ा दिए, 2 घटक पढ़ा दिए। तीसरा घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन। अब कहा जाता है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आकस्मिक प्रबंधन के लिए हमें स्थानीय प्रशासन की मदद लेनी ही पड़ती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ही है जो वहाँ पे राहत कैंप का निर्माण करते हैं, भोजन के मुहैया करवाते हैं, उसके लिए उपचार की व्यवस्था करवाते हैं। ये सारा का सारा स्थानीय प्रशासन की मदद से होता है। स्थानीय प्रशासन आपदा में सदा राहत शिविर, बताए थे ना, राहत शिविर, और राहत शिविर में उसे भोजन की सामग्री, उसे राहत की सामग्री, उसे उपचार, डॉक्टर, एम्बुलेंस, ईटीसी की व्यवस्था करने में मदद करते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये चौथा चौथा सीरीज खत्म होता है। अब अगले दिन जो है आपके यूनिट 4 की शुरुआत करेंगे, सॉरी यूनिट 5 की शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।